हाल ही में उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एनसीटी के 4 सितंबर 2023 के पत्र के आधार पर राज्य सरकार को निर्देशित किया है आवश्यक कार्रवाई करने के संदर्भ में। 4 सितंबर 2023 का एनसीटी का पत्र यह कहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को फैसला दिया है उस फैसले के आलोक में सभी राज्यों में आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आज से लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है, क्या डायरेक्टली प्रभावित होने जा रही है? एक मामला माननीय लखनऊ खंडपीठ में श्री आकाश पटेल जी के नाम से याचिका अभी पेंडिंग है, जिस पर सुनवाई होना प्रस्तावित है। इन सबको लेकर के अभ्यर्थी जो बीएड चयनित हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनके मन में संशय जरूर है, और जो अभ्यर्थी डीएलएड हैं, जाहिर सी बात है वह उनका अपोज कर रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से इस शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए लगातार हर वो हथकंडा अपना रहे हैं, चाहे कोर्ट से रास्ता निकालने की बात हो या फिर कोई भी रास्ता जिसके तहत वो अभ्यर्थी वहां से बाहर हो और उनके जगह पर डीएलएड चयनित अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का पार्ट बने। साथ ही साथ 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्वैश कर दिया है, उसमें ही ये बातें मेंशन थी कि जो बीएड चयनित होंगे उनके चयन के 2 साल के अंदर उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। उत्तर प्रदेश में 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जिस फैसले के आधार पर अभ्यर्थी चयनित हुए थे, अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है, और जिस नोटिफिकेशन में ब्रिज कोर्स का जिक्र था वो नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है। तो क्या इसका डायरेक्ट इंपैक्ट 69,000 के चयनित अभ्यर्थियों पर पड़ने जा रहा है? इसके अलावा श्री रामचरण मौर्य वाला केस जो कि सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें बीएड अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी या नहीं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा संशय रहता है। अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि उसमें चैलेंज ही नहीं था, उसमें चर्चा तक नहीं हुआ कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे या नहीं, तो कैसे अब जब फैसला आया तो कैसे नहीं इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस जरूर करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा अगर आप बीएड के पक्ष से हैं या फिर डीएलएड के पक्ष से हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले 69,000 की जड़ तक आपको पहुंचना होगा कि ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, क्योंकि कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं सकता, ये भी मामला हाईकोर्ट के रास्ते से होते हुए ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। स्क्रीन पर आप श्री रामचरण मौर्य वाला जजमेंट देख पा रहे होंगे। मामला ये था कि उत्तर प्रदेश में उस समय की तत्कालीन सरकार जो अभी सत्ता में नहीं है, सपा सरकार थी, 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन करती है 1,37,000 पदों पर। समायोजन का मतलब कि बिना उनको सभी एलिजिबिलिटी रखते हुए और बिना उनके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए उनको एक तरीके से शिक्षा मित्र से परमानेंट कर दिया जाता है असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर। यह मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में जाता है, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनके समायोजन को असंवैधानिक बताते हुए क्वैश कर दिया और वो समायोजन रद्द कर दिया। उस समय तक शिक्षा मित्र कुछ महीनों की सैलरी ले चुके थे एज ए असिस्टेंट टीचर। उसके बाद से अचानक से वो पुराने अपने लगभग उस समय शायद 3,500 के आसपास उनको पर मंथ सैलरी मिलती थी, अब लगभग 10,000 है यूपी में। तो फिर वो अपनी जो सैलरी होती थी लगभग 40,000 से सीधे 3,500 रुपये सैलरी पर आ गए, जो कि बहुत विकट समस्या थी। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इनका समायोजन रद्द किया था तो इनके फेवर में यह कहा था कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि 1,37,000 जो पद समायोजन के रद्द किए गए हैं उन्हीं पदों पर 2 बड़ी शिक्षक भर्ती राज्य सरकार करेगी और इन शिक्षा मित्रों को उसमें वेटेज दिया जाएगा, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और हर वो सुविधा दी जाएगी ताकि वह इस शिक्षक भर्ती में चयनित हो पाए सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए। राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इन शिक्षा मित्रों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर 2.5 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया था। ये 2.5 गुणांक डायरेक्टली उनके मेरिट में जुड़ा था जो कि शिक्षक भर्ती में चयन हो रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एक नॉर्मल बीएड बीटीसी कैंडिडेट है और एक तरीके से शिक्षा मित्र है, तो शिक्षा मित्र अगर केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई भी करता है तो उसका 100% चयन सुनिश्चित हो जा रहा था, क्योंकि उनको प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2.5 अंक का अतिरिक्त गुणांक मिल रहा था जो कि बीएड और बीटीसी को नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अधिकतम 10 वर्षों को मिलाकर के 25 अंक का उनको अधिकतम एक तरीके से अधिभार या फिर गुणांक दिया जा रहा था। इसके बाद से जब 2 बड़ी शिक्षक भर्ती में इसको कंप्लीट करने के आदेश दिए गए तो पहली शिक्षक भर्ती राज्य सरकार ने मई 2018 में निकाली जिसमें 68,500 पद थे, और इसी का सेकंड पार्ट जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का निकाला जाता है, इसका नोटिफिकेशन जारी होता है 1 दिसंबर 2018 को। जब पहली भर्ती होती है, इसमें पहला पार्ट 68,500 का, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स राज्य सरकार निर्धारित करती है 40 और 45%। उसके बाद से
जब दूसरी वैकेंसी निकाली जाती है तो एडवर्टीजमेंट में कहीं पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स का जिक्र तक नहीं होता है। उसके बाद से जब परीक्षा इसके लिए 6 जनवरी 2019 को संपन्न होती है, उसके ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार ये पब्लिक नोटिस निकालती है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए 60% यानी 150 का 60% निकालेंगे तो 90 अंक होता है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% यानी कि 97 अंक होगा 150 में से। इसके बाद से ये मामला चला जाता है हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच में। ये मामला उस समय शिक्षा मित्रों के द्वारा चैलेंज किया जाता है। शिक्षा मित्र ये दावा करते हैं कि चूंकि जो 1,37,000 का समायोजन रद्द किया गया, उसी पद को 2 बड़ी भर्ती में करने के आदेश दिए थे, यानी ये एक ही भर्ती को 2 पार्ट में किया गया है। तो जब एक में शर्त अलग थी तो दूसरे में शर्त अलग कैसे हो सकती है? शिक्षा मित्रों का ये क्लेम था कि जब पहले पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45% था तो दूसरे में इसको 60-65 कैसे कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर इसके संबंध में बहुत सारे और भी चेंजेज हुए थे 68,500 से 69,000 में, क्योंकि 68,500 की जो भर्ती थी वो लिखित परीक्षा थी जिसमें आपको लिख करके उत्तर देना था, एक लाइन या फिर एक शब्द में। लेकिन जो 69,000 की शिक्षक भर्ती थी वो आपका लिखित परीक्षा ना होकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस उसमें पूछे गए थे। तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई थी। उसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट में जब जाता है तो हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला देती है सिंगल बेंच, ध्यान रखिएगा सिंगल बेंच, जिसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65% था जो कि परीक्षा के बाद लगाया गया था। ध्यान से समझिए, परीक्षा 6 तारीख को होती है और 7 तारीख को क्वालिफाइंग मार्क बताया गया था। तो शिक्षा मित्रों का यही तर्क था कि हमें बाद में बताया गया, इस वजह से हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। हाईकोर्ट उनके फेवर में फैसला देती है और क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45% पर सेट कर देती है। उसके बाद से राज्य सरकार इस मामले को चैलेंज कर देती है डबल बेंच में। ध्यान दीजिएगा, पहले जो सिंगल बेंच से शिक्षा मित्र जीते थे उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया गया माननीय डबल बेंच में। डबल बेंच में जब ये मामला जाता है तो फैसला राज्य सरकार के फेवर में आता है। राज्य सरकार किस फेवर में थी? 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के। उसके बाद से जब ये फैसला राज्य सरकार के फेवर में आता है और शिक्षा मित्र हार जाते हैं, तब वो इस मामले को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से हाई कोर्ट से होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये मामला जो है वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन नहीं, ये मामला उठा जरूर था क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर के, लेकिन इसमें बाद में बहुत सारे अन्य केसेज होते गए जो कि लगातार इसे टैग होते चले गए। अब इसमें देखिए क्या क्या केस था। इसमें पहला तो क्वालिफाइंग मार्क्स वाला मेन जो शिक्षा मित्रों का केस था। इसके बाद से जो शिक्षा मित्रों को प्रत्येक वर्ष 2.5 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया जाता था उनके अनुभव के आधार पर। चूंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर दिया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपको 2.5 अंक देना है। उन्होंने ये कहा था कि आप इनको वेटेज दे सकते हैं। राज्य सरकार ने यह तय किया था कि हम प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर 2.5 अंक देंगे। इसके बाद से जो बीएड और डीएलएड वाले कैंडिडेट थे वो एक तरफ हो जाते हैं और वह शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट में एक याचिका दायर कर देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट में भी था और वो वहां से ट्रांसफर होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि इनका अतिरिक्त भारांक जो है वो 2.5 अंक से कम किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं तय किया कि 2.5 अंक ही देना है, वो केवल भारांक के लिए कह रही थी, आप उसको कम भी कर सकते हैं। राज्य सरकार ये कम कर सकती थी। तो यहां पर देखिएगा शिक्षा मित्र एक तरफ लड़ रहे थे और बीएड बीटीसी एक तरफ हो गए उनके भारांक के अगेंस्ट में। उसके बाद से जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, ध्यान से समझिएगा, जब 1,37,000 का पहला पार्ट जो 68,500 आया था उसमें, ध्यान से समझिएगा, उसमें उस समय तक 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो जाहिर सी बात है पहले पार्ट में बीएड अभ्यर्थी नहीं होंगे। लेकिन जब दूसरा पार्ट दिसंबर 2018 में जारी हुआ, उससे पहले 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन आ चुका था। तो उस समय के आधार पर जब 1 दिसंबर 2018 को जब 69,000 की नोटिफिकेशन निकाली गई तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है। प्रत्येक राज्य में ये अध्यापक सेवा नियमावली होती है जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में 1981 है जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है। अब राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन तो निकाल दिया कि हम बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ कर रहे हैं एनसीटी के गजट के हिसाब से, लेकिन उन्होंने अपने अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं किया, बल्कि वह बाद में जाकर के संशोधन करते हैं, मतलब परीक्षा होने के बाद जाकर के वो संशोधन करते हैं। अब इस संशोधन को लेकर के अभ्यर्थी चले जाते हैं कोर्ट जाते हैं और उन्होंने बीएड की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर दिया, ये कहते हुए कि इनका संशोधन बाद में हुआ है। इसके बाद से देखिए क्या क्या केस बना। यहां पर पहला केस तो शिक्षा मित्रों का था। दूसरा केस जब अभ्यर्थियों ने देखा कि शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त भारांक मिल रहा है तो बीएड और डीएलएड को ये लगा इस तरीके से तो जो क्वालिफाई करेगा शिक्षा मित्र का 100% चयन हो जाएगा। तो बीएड और डीएलएड मिल जाते हैं और वो उनके भारांक को चैलेंज कर देते हैं। उसके बाद से जब
रिजल्ट आता है तो ये दिखता है कि बीएड की संख्या चूंकि बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा थी, इस वजह से उनका जो क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। लगभग 97-98 हज़ार के आसपास उनमें बीएड वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। तो अब शिक्षा मित्र और डीएलएड एक तरफ मिल जाते हैं और उन्होंने एक केस फाइल किया बीएड के खिलाफ कि इनका जो संशोधन किया गया वह चूंकि परीक्षा के बाद किया गया, एडवर्टीजमेंट के बाद किया गया, इसलिए ये संशोधन ही इनवैलिड है और साथ ही साथ बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को भी चैलेंज किया गया। ये सभी मामले अलग अलग चल रहे थे। जब देखा गया कि ये एक ही भर्ती से जुड़े हुए हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले को एक साथ टैग कर दिया। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज नहीं थी 69,000 के श्री रामशरण मौर्य वाले केस में। यहां तक पूरा मैंने बैकग्राउंड समझाया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड के बारे में क्या कुछ कहा है, इसके बारे में उनके कोर्ट जजमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। टोटल ये 111 का पेज का कोर्ट जजमेंट है, जिसके 74वें नंबर पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर 38.4 वाला पैराग्राफ है। इसको जब आप पढ़ेंगे देखिए, इट इज दस क्लियर दैट मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन स्कूल द एनसीटी इज नाउ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फॉर बीइंग रिक्वायर्ड एज टीचर इन स्कूल और कॉलेज इन एडिशन टू रेगुलेटिंग स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ये एनसीटी को एम्पावर किया गया है आरटी एक्ट के माध्यम से कि वह समय समय पर इस चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह भी बात मेंशन की गई है, एंड स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज टीचर। यानी कि टीचर के पद पर कौन रिक्रूट होगा इसके लिए भी एम्पावर है एनसीटी के पास ये चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आरटी एक्ट यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें सेक्शन 23 को इन्होंने डिफाइन किया है। सेक्शन 23 का जो पहला पार्ट है वह ये कहता है कि कोई भी ऐसी संस्था जिसे केंद्र सरकार ने एक कानून बना करके उसको एम्पावर कर दिया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी वो तय कर सकता है, उसी का यहां पर जिक्र किया गया है। उसके बाद से देखिए 40वें पैराग्राफ में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 31 मार्च 2010, ध्यान से समझिए 31 मार्च 2010 का कौन सा तिथि है, जब आरटी एक्ट 2009 संसद से पास होकर के एक कानून बन जाता है तो 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रभावी करना था। और उस समय जब प्रभावी करना था तो जाहिर सी बात है इसको एम्पावर किया गया एनसीटी को किस एक्ट के तहत, 1993 एनसीटी एक्ट के तहत इसको एम्पावर किया गया कि यह मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आरटी एक्ट के सेक्शन 23 की बात की गई है, यहां पर उसी का देखिए एकेडमिक अथॉरिटी का यहां पर दर्जा दिया गया था मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करने के लिए। आगे पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 इशूड बाय द एनसीटी वाज इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो कन्फर्ड अपॉन इट बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन डेट 31 मार्च 2010। यानी 31 मार्च 2010 का जो केंद्र सरकार का पत्र है कि एम्पावर किया गया है आरटी एक्ट के माध्यम से किसको, एनसीटी को। 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन है वहीं अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीटी ये गजट नोटिफिकेशन निकाली है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आज की परिस्थिति में मत समझिए, ये 2020 का फैसला है तो 2020 की परिस्थिति को ध्यान में रखिएगा। उस समय तक एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं हुआ था और उस समय तक जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला भी नहीं आया था। जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला नवंबर 2021 में आता है और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 2020 में। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि रामशरण मौर्य वाले केस में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज है या नहीं, और यहीं से आप चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे कि भविष्य में बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है अथवा नहीं। ठीक है, तो आगे अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि इनको 1 से 5 में रहने के लिए 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा इनके 2 वर्ष के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर 12A का जिक्र किया गया है और यही सब बातें यहाँ पर की गई हैं जो कि एम्पावर किया गया था इसके। और इसके बाद से देखिए 1 दिसंबर 2018 को ATRE 2009 यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जियो जारी किया जाता है और इसमें 28 जून 2018 का जो गजट है उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि द एलिजिबिलिटी एंड इंटाइटलमेंट ऑफ बीएड कैंडिडेट इन लॉ दस बीइंग बियॉन्ड एनी डाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज वेदर विदाउट मेकिंग एप्रोप्रिएट consequential amendment to 1981 rule before ATRE was held, candidate possessing BEd qualification could be allowed to take part in ATRE 2019.
सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अब सवाल ये उठता है कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें बिना संशोधन किए जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया गया बिना उस अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन किए हुए, तो क्या ये इनकी एलिजिबिलिटी को खारिज किया जा सकता है? इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई कोर्ट जजमेंट का यहां पर हवाला दिया, ठीक है, कई कोर्ट जजमेंट का यहां पर हवाला दिया। उसके बाद से 43वें पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है द नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2018 बिंग बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार 28 जून 2018 के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। भले ही उन्होंने अपना संशोधन बाद में जाकर के किया, नोटिफिकेशन के बाद में जाकर के, मतलब जब उन्होंने शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट निकाल दिया उसके बाद जाकर के वो संशोधन करती है। और ध्यान रखिएगा, वो जो संशोधन करती है वो रेट्रोस्पेक्टिव करती है राज्य सरकार, यानी कि संशोधन तो वो परीक्षा कराने के बाद की, लेकिन उन्होंने संशोधन ऐसे किया कि ये भूतलक्षी लागू होगा, यानी जब एटीआरई का नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दिन से ये लागू होगा, या फिर 28 जून 2018 का जब नोटिफिकेशन आया उस दिन से प्रभावी होगा। इसी को लेकर के उस समय 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही थी कि क्या ये चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो 28 जून 2018 का के आधार पर अमेंडमेंट किया गया वर इफेक्टिवली ओनली टू मेक द स्टैट्यूटरी रेजिम कंसिस्ट विथ द डायरेक्टिव इशूड बाय एनसीटी, यानी कि ये केवल उसी लिए किया गया था कि जो कि एनसीटी, जो कि एकेडमिक अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन निकाला गया, जो कि इंपावर किया जा चुका है ऑलरेडी संसद से कानून बना करके आरटी एक्ट 2009 के माध्यम से, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और राज्य सरकार कोई गलत अमेंडमेंट नहीं कर रही थी, बल्कि चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का है, एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन, उसी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार उसको बैक डेट से लागू कर रही थी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकार के पास इस प्रकार की शक्ति थी बैक डेट से इसको लागू करने के लिए? तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि देखिए जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का था, तो अब बाइंडिंग नेचर का था, भले ही इन्होंने अपने नियमावली 1981 में संशोधन ना किया हो परीक्षा से पहले या फिर एडवर्टीजमेंट से पहले, लेकिन वो बाइंडिंग नेचर का था, इस वजह से राज्य सरकार बाध्य थी उसे मानने के लिए। अब राज्य सरकार की गलती जरूर मानी जाएगी, लेकिन इन्होंने राज्य सरकार चूंकि बाउंड थी, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बाद में भी किया तो भी ये चलेगा, लेकिन इससे बियॉन्ड जाकर के बीएड को बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब जो उत्तर प्रदेश का अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर उसको ले डाउन किया जाता है, मतलब कि कम किया जाता है, तो बीएड कैंडिडेट पहले एज ए ट्रेनी टीचर अपॉइंटेड होंगे, लेकिन जो डीएलएड वाले होंगे वो असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर डायरेक्टली अपॉइंटेड होंगे। कहने का मतलब ये है कि बीएड अभ्यर्थी डीएलएड के समकक्ष आने के लिए उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, तो पहले उनको ट्रेनी के पद पर चयनित किया जाएगा और उसके बाद जाकर के उनको असिस्टेंट के पद पर चयनित किया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार डायरेक्टली उनको असिस्टेंट के टीचर के पोस्ट पर चयनित कर रही थी। तो इस बात को लेकर के भी चैलेंज किया गया था कि जब अध्यापक सेवा नियमावली में ये बातें मेंशन की गई हैं तो ये कैसे संभव है? तो यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये चीजें तब संभव थी जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया था। देखिए अगर आप आरटी एक्ट को देखेंगे तो वहां पर 2 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। एक तो एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, एकेडमिक अथॉरिटी है, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकता है। अब मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो वहां पर केंद्र सरकार की मदद से अधिकतम 5 वर्षों के लिए वह मिनिमम एलिजिबिलिटी में छूट कर सकती है। तो अगर उस शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार की मदद से, ध्यान से समझिए, 23(2) के अंतर्गत अगर ये मिनिमम एलिजिबिलिटी को लोअर डाउन किया गया, तब वहां पर जो बीएड कैंडिडेट होते हैं वो ट्रेनिंग के पोस्ट पर चयनित होते हैं। लेकिन चूंकि ये आरटी एक्ट के 23(2) का प्रयोग नहीं हो रहा था, बल्कि 23(1) का प्रयोग हो रहा था, जिसमें एनसीटी ने खुद लोअर डाउन किया था, तो उस कंडीशन में जो बीएड कैंडिडेट हैं वो ट्रेनिंग के पोस्ट पर चयनित नहीं होंगे, बल्कि वो डायरेक्ट असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर चयनित हो जाएंगे। लेकिन यह शर्त जरूर होगी कि उनको 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स जरूर करना होगा। और बीएड के संदर्भ में अपने पूरे जजमेंट को समराइज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिंग लिखती है 46वें पैराग्राफ में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द circumstances we approve the conclusion drawn by the High Court with regard to this issue and hold that the B.Ed candidate were rightly allowed to participate in instant selection process। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम इस बात को अप्रूव करते हैं, हम अपना अप्रूवल देते हैं कि जो हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया है 69,000 की शिक्षक भर्ती में, वो राइट अलाउ किया है, मतलब कि पूरी तरीके से हाई कोर्ट सही थी बीएड को अलाउ करने के संदर्भ में और बीएड अभ्यर्थी को इस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनाने के लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद बीएड अभ्यर्थियों का चयन हुआ है 69,000 की शिक्षक भर्ती में।
47वें पैराग्राफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट 60-65% जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको लेकर के आगे कंक्लूड करती है। ठीक है, तो ये तो मैटर है नहीं, मेन मैटर हमारा बीएड का था। तो अब मैं समझता हूं कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज था या नहीं। देखिए, पहली बार जब हाईकोर्ट में 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन अगर किसी भी राज्य ने सही से चैलेंज किया होगा तो वो राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया था। इससे पहले अगर आप बिहार में जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती हो रही थी उसमें देखेंगे तो एक और केस था जिसमें जो वहां पर डीएड वाले कैंडिडेट थे वह अपने लिए प्राथमिकता की मांग कर रहे थे। इससे पहले उत्तराखंड में भी यह मामला गया था तो वहां पर भी प्राथमिकता का मामला था। इससे बाद भी अन्य राज्यों में जब मामले गए तो वो उस तरीके से चैलेंज नहीं हो पाया जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट ने चैलेंज किया था। राजस्थान में जो मामला गया, देखिए अन्य राज्यों में क्या हो रहा था, अन्य राज्यों में ये कह रहे थे कि चूंकि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है इसलिए हम बीएड को नहीं आने देंगे, या फिर अगर बीएड आते हैं तो हमें प्राथमिकता दी जाए। लेकिन कोई भी राज्य उस समय तक, जब तक जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, ये नहीं समझ पाई कि चूंकि कानून बनाने की प्रक्रिया ही यहां पर गलत थी, इस वजह से राजस्थान हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है वो 28 जून 2018 के कानून बनाने की प्रक्रिया को गलत पाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया और गलत तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया केंद्र सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा और एनसीटी के द्वारा। जो 1993 का एक्ट है उसके शर्तों का वायलेशन था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वेश्चन किया था। इससे पहले जब भी मामला गया, चाहे आप उत्तर प्रदेश का मामला ही ले लीजिए, रामशरण मौर्य वाले केस में मामले को ही ले लीजिए, उस तरीके से कभी चैलेंज ही नहीं किया गया, या फिर अन्य राज्यों में कभी उस तरीके से चैलेंज किया ही नहीं गया। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीएड की एलिजिबिलिटी चैलेंज तो थी, लेकिन यहां पर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के माध्यम से थी और 1981 के माध्यम से ही जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी थी वो एग्जामिन कर रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट कि क्या एनसीटी को इस प्रकार से इंपावर है। तो इस बात पर चर्चा हुआ कि आरटी एक्ट के माध्यम से 23(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कानून बना करके एनसीटी को ये अप्रूवल दिया हुआ है कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकते हैं, और 31 मार्च 2010 के पत्र के आधार पर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो समय समय पर लोअर डाउन किया जा सकता है। उसके तहत चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का था एकेडमिक अथॉरिटी होने की वजह से, इस वजह से राज्य सरकार उससे इनकार नहीं कर सकती, भले ही जाकर के उन्होंने अपना बाद में संशोधन किया अध्यापक सेवा नियमावली 1981, लेकिन उसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करने का जो फैसला था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही पाया और इसी के अंतर्गत हाईकोर्ट का जो ऑलरेडी डिसीजन था उसको सही करार देते हुए उसी को अपना अप्रूवल दे देती है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की शिक्षक भर्ती में रामशरण मौर्य वाले केस में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज थी, लेकिन उस तरीके से चैलेंज नहीं थी जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। अब मैं समझता हूं कि आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं दूसरे और तीसरे मामले पर कि जो श्री आकाश पटेल जी की याचिका डबल बेंच में पेंडिंग है, उस मामले में क्या हो सकता है, या फिर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उस फैसले का क्या होगा। देखिए, ये जो पूरी भर्ती हुई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। दो प्रकार के आदेश होते हैं, एक अंतरिम और दूसरा अंतिम। अंतरिम का मतलब ये होता है कि जिसे इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया लेकिन वो डिसीजन अभी कंप्लीट नहीं है, उस बात को लेकर के एग्जामिन किया जाएगा और बाद में जाकर के डिसीजन बदल भी सकता है। जैसे कि अन्य हाईकोर्ट में आप देख लीजिए, माननीय पटना हाईकोर्ट ने जब छठे चरण में बीएड अभ्यर्थियों को चयनित करने का आदेश दिया था तो इस शर्त पर दिया था कि भविष्य में जाकर के ये जो भर्ती होगी हमारे सब्जेक्ट टू आउटकम यानी हमारे डिसीजन के अंतर्गत रहेगी। आप छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना आदेश दिया कि इनको काउंसलिंग में शामिल कराया जाए तो वो इंटरिम ऑर्डर था। उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट ये तय करेगी, एग्जामिन करेगी कि मेरिट और लॉ के बेस पर बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का मामला ले लीजिए, वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम था हाईकोर्ट के। तो ये सभी इंटरिम ऑर्डर होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 69,000 की शिक्षक भर्ती का मामला श्री रामशरण मौर्य वाला गया था तो ये इंटरिम ऑर्डर नहीं है, ये फाइनल जजमेंट है। अब आप इसको ऐसे जोड़ करके देखिए कि जो रजिस्ट्रार में मामला गया था श्री अर्नब घोष जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के माध्यम से, तो इसमें रजिस्ट्रार ने यही तो कहा था ना कि आप पुरानी भर्ती जो ऑलरेडी कंक्लूड की जा चुकी है माननीय जस्टिस के अंतिम डिसीजन के आधार पर, उसको बाद में जाकर के भविष्य में क्या डिसीजन बदल जाता है उसको लेकर के फिर से रीहियर या फिर रीओपन नहीं कराया जा सकता। अब ऐसा नहीं होगा कि आज से 3 साल 3.5 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसको चैलेंज करते हुए आज के डेट में उस फैसले को बदलवा देंगे। आप इसी प्रकार के मामले को समझिए। गुड्डू सिंह जी की जो याचिका थी, श्री गुड्डू सिंह जी को जो याचिका थी जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई, वह इन्हीं ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में गई जो कि 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिए थे। बावजूद इसके उन जस्टिस ने उस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि ऑलरेडी 3 साल 3.5 साल पहले ये मामला जो डिसाइड हो चुका है वो दूसरे बेंच के द्वारा डिसाइड हुआ है, और उस समय की परिस्थितियां क्या थी क्या नहीं थी उसके हिसाब से जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से थी, जो आज की परिस्थिति में जाकर के चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो मामला डिसाइड हो चुका है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो कैसे बदल जाएगा। इसीलिए उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए बोला है। अगर आप देखेंगे श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका में, तो वो जो ये जजमेंट दिया गया था 2020 में ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित जी के द्वारा दिया गया था, और उन्हीं के बेंच में इस केस को आगे एक तरीके से केस फाइल करने के लिए बोला गया है। वो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आप फ्रेश एसएलपी लेकर के नहीं आ सकते, आपको रिव्यू कराना होगा, क्योंकि 2020 के जजमेंट के आधार पर ये चीज़ें कंक्लूड हुई हैं, तो आपको उसी जजमेंट को रिव्यू कराना होगा। इसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियां और भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नियम ये कहता है, भारतीय संविधान में ये बातें मेंशन की गई हैं कि अगर 2 जजों की बेंच एक ही मामले को अलग अलग फैसला देती है तो ये मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। क्या ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जा सकता है 69,000 का? कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए उस समय की परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें अलग थी, आज की परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें अलग हैं, तो ये एक समय की परिस्थिति के हिसाब से नहीं है। अगर एक ही परिस्थिति रहती, मतलब कि जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जो कि 25 नवंबर 2021 को क्रैश हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था, यानी जो 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले में जजमेंट दिया गया और 11 अगस्त में जजमेंट दिया गया, उसके बीच परिस्थितियां बदल गई। तो वो एक परिस्थिति पे अगर होता, ध्यान से समझिए, एक परिस्थिति पे अगर होता और एक ही मामले को अलग अलग डिसीजन आता, तब जाकर के इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन ये मामला चूंकि परिस्थिति बदलने की वजह से बदल गया, अब इसको एक कंडीशन नहीं मान सकते, इस वजह से ये हायर 3 जजों की बेंच में जाने की संभावना बहुत कम है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो श्री आकाश पटेल जी की जो याचिका माननीय लखनऊ खंडपीठ में पेंडिंग है, उस मामले में क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। उसका अगर आप कोर्ट स्टेटस देखेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख भी सकते हैं, उसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि जो जजमेंट देखेंगे तो इसी 11 अगस्त के बाद जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसी में 3 डेट में वहाँ पर जजमेंट दिखेगा, और उस जजमेंट में उससे पहले मतलब 2023 से पहले उसमें कोई भी हियरिंग नहीं हुआ ढंग से, कोई भी जजमेंट नहीं आया। उस एक तरीके से जो वो याचिका है उसमें कभी भी 69,000 की शिक्षक भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। तो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होने की वजह से, और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिए गए फैसले के अगेंस्ट में हाई कोर्ट नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको बदल देगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाई कोर्ट की इतनी पावर ही नहीं है। आर्टिकल 141 के अंतर्गत हाई कोर्ट बाउंड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको पालन करना ही होगा। लेकिन उस समय के 2020 की परिस्थिति अलग थी, आज 2023 की परिस्थिति अलग है। हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उस जजमेंट को बदल दे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को बदल सकती है, लेकिन इसके लिए रिव्यू कराना होगा। 2020 में जो जजमेंट दिया गया उसी बेंच में ये मामला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन ही क्रैश हो चुका है और उसी के आधार पर जो ब्रिज कोर्स वाली बातें थी वो थी, तो क्या अब जब आधार ही नहीं रहा तो ब्रिज कोर्स कैसे पॉसिबल है? ध्यान से समझिएगा। इससे पहले जो बीएड कैंडिडेट थे वह माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे कि हमारा जो ब्रिज कोर्स है वो 2 साल के अंतर्गत राज्य सरकार नहीं कंडक्ट करा रही है। उस समय एनसीटी से इसके संबंध में और राज्य सरकार से अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया। एनसीटी अपना आंसर काउंटर फाइल कर ये कहती है कि अभी देश में एनसीटी अप्रूव्ड कोई भी संस्था नहीं है, और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास कोई अप्रूव्ड संस्था नहीं है, इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। राज्य सरकार ये उस समय राज्य सरकार को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से ये आदेश दिया जाता है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 महीने का उनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। अगर भविष्य में जाकर के इन पर ब्रिज कोर्स के वजह से कोई खतरा होता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी इससे पूरी तरीके से सेफ है। यानी कि ये हाईकोर्ट ऑलरेडी चीज़ें डिसाइड कर चुकी है कि देखिए, जब 2023 में फैसला दिया गया, अगर एनसीटी अप्रूव्ड संस्था होती तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार और एनसीटी की मदद से इसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स 3 साल 2020 में ये जजमेंट दिया गया था, तो 2020 से लेकर के 11 अगस्त 2023 में 3 साल में तो ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो हो ही सकता था। लेकिन चूंकि संस्था नहीं थी तो इसकी ये बच्चों की गलती नहीं मानी जाएगी जो बीएड कैंडिडेट है। हाईकोर्ट ने यही कहा कि ये राज्य सरकार और एनसीटी की जिम्मेदारी थी। अब कैंडिडेट को नहीं कराया गया तो इसमें कैंडिडेट की क्या गलती है? तो भविष्य में जाकर के अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है तो इसमें उत्तरदायी जो होगा वो राज्य सरकार होगा और एनसीटी होगी, इसकी वजह से कि इनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इन बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 69,000 में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं
केवल इस वजह से कि उनका ब्रिज कोर्स नहीं है, उनको सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये हाईकोर्ट का अंतिम आदेश है, अंतरिम नहीं है, अंतिम आदेश है। 11 अगस्त के फैसले के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रिया, जिस पर ऑलरेडी अपने पूर्व के आदेश पर स्टे लगा दिया था, बावजूद इसके उन्होंने अपने पूर्व के आदेश को रद्द नहीं किया और बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं उनको सेव कर दिया। ये यही तो परिस्थिति है कि आज से पहले जब मामला, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी और वो मामला चूंकि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो आज 3 साल बाद, 4 साल बाद जब परिस्थितियां बदल गई और उसके बाद अगर आप इसे रिव्यू में भी जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यही तो कहा कि जब हमने अपना डिसीजन दिया और उस समय जो भी रिकॉर्ड पर डॉक्यूमेंट्स थे उस हिसाब से वो डिसीजन सही था, तो रिव्यू करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और जो रिव्यू पिटीशन था उसको खारिज कर दिया गया। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में भी बनेगा 69,000 की शिक्षक भर्ती से। अगर जो श्री आकाश पटेल जी की जो याचिका है, अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम रहती, मतलब कि उस याचिका के सब्जेक्ट टू आउटकम 69,000 की शिक्षक भर्ती रहती, तो आज परिस्थितियां कुछ अलग होती, 69,000 पर सीधे तलवार लटकता। लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुआ है। हाईकोर्ट ने ब्रिज कोर्स के आधार पर अंतिम फैसला दे दिया है कि ये कैंडिडेट की गलती नहीं है, ये राज्य सरकार और एनसीटी की जिम्मेदारी होगी। तो अब मुझे लगता है कि 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थी पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। सारी चीजें मैंने कोर्ट जजमेंट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।